नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। हर भारतीय के स्वास्थ्य के लिए 4 सूत्रों पर काम कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन औषधि केंद्रों के मालिकों और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के लाभार्थियों से संवाद। केंद्र के संचालकों के काम को पहचान दिलाने के लिए पुरस्कारों की शुरुआत करने का फैसला। कोरोना को लेकर अफवाहों से बचने की सलाह। नीतियों को प्रभावी कार्यक्रम में तब्दील कर जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जोर। हैदराबाद में भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज के संकाय अध्यक्षों को किया संबोधित। कहा, मौजूदा समय में प्रशासन केवल कार्यान्वयन तक ही सीमित नहीं। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए देश भर में युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। राज्यों को बड़ी सभाओं और सम्मेलनों को टालने की सलाह। यस बैंक में 49% शेयर खरीदने की तैयारी में एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, यस बैंक की पुनर्गठन योजना के मसौदे का अधिकारी कर रहे हैं अध्ययन। पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई कार्यालय लाए गए यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर। जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, अरुणाचल और नागालैंड की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए आयोग का गठन। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष नियुक्त। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा समेत जम्मू कश्मीर और 4 राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे पदेन सदस्य। जन औषधि दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुने हुए जन औषधि केंद्रों के मालिकों और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन औषधि दिवस सिर्फ एक योजना का उत्सव मानने का दिन नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों और लाखों परिवारों के साथ जुड़ने का दिन है जिनको इस योजना से बहुत राहत मिली है। जन औषधि केंद्रों में बाजार के मुकाबले दवाएं 50 से 90% तक सस्ती मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले की तुलना में इलाज पर खर्च बहुत कम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक पूरे देश में करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए की बचत जन औषधि केंद्रों के कारण हुई है। हर महीने 1 करोड़ से अधिक परिवार इन केंद्रों से बहुत सस्ती दवाइयां ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर भारतीय के स्वास्थ्य के लिए 4 सूत्रों पर काम कर रही है। हर भारतवासी के स्वास्थ्य के लिए हम 4 सूत्रों पर काम कर रहे हैं। पहला, हर भारतीय को बीमार होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाए। दूसरा, अगर बीमार हो गया तो बीमारी की स्थिति में सस्ता और अच्छा इलाज हर नागरिक को कैसे मिले। तीसरा, इलाज के लिए बेहतर और आधुनिक अस्पताल हो, पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और चौथा सूत्र है, मिशन मोड पर काम करके चुनौतियों को समझना, उसका समाधान करना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएमबीजेपी इसी की एक अहम कड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन औषधि केंद्र के संचालकों के काम को पहचान दिलाने के लिए सरकार ने इस योजना से जुड़े पुरस्कारों की शुरुआत करने का भी फैसला लिया है। जन औषधि केंद्र चलाने वाले हमारे नए नए साथी भी जुड़े हैं। मैं इन जन औषधि केंद्र चलाने वाले सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि आप बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। आपके इस काम को पहचान दिलाने के लिए सरकार ने इस योजना से जुड़े
एक पुरस्कारों की शुरुआत करने का भी फैसला लिया है। मुझे विश्वास है कि इन पुरस्कारों से, इन अवार्ड से जन औषधि के क्षेत्र में एक नई स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ स्पर्धा शुरू होगी और मुझे विश्वास है इस स्पर्धा का सबसे बड़ा लाभ गरीब को, मध्यम वर्ग को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को लेकर देशवासियों को किसी भी तरह की अफवाह से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोई भी परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करना चाहिए। मास्क को एडजस्ट करते हमारा हाथ बार बार मुंह को छूता है। इससे बचाव की जगह इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। मेरी सभी देशवासियों प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और नीतियां स्पष्ट हैं। दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि आज अलग अलग कारणों से वैश्विक अर्थव्यवस्था एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन मजबूत बुनियाद और स्पष्ट नीतियों के जरिए अर्थव्यवस्था के आकार को दोगुना कर 5,000 अरब डॉलर पर पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकास और सुशासन प्रदान करना उनके लिए सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि ये उनकी सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि भारत का सतत विकास मॉडल पूरे विश्व के लिए लाभकारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत विकास के लिए सहयोग की परिकल्पना आज के वक्त की आवश्यकता भी है और भविष्य का आधार भी है। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कोलैबोरेट टू क्रिएट का ये विजन आज की आवश्यकता भी है और भविष्य का आधार भी है। बीते कुछ वर्षों में भारत ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का और भी मजबूत अंग बना है, लेकिन अलग अलग कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां ऐसी है कि ग्लोबल इकोनॉमी कमजोर और कठिन हालत से गुजर रही है। फिर भी इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कम से कम कैसे हो, इस पर जितने हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, जितने प्रोएक्टिव एक्शन ले सकते हैं, हम लेते रहे हैं और उसका लाभ भी मिला है। हमारी नीतियां स्पष्ट हैं, हमारे फंडामेंटल बहुत मजबूत है। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में खास सावधानियां बरती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज समीक्षा बैठक हुई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना वायरस के चलते बड़ी सभाओं और सम्मेलनों को टालने या स्थगित करने की सलाह दी है। देश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या 31 हो गई है। कैबिनेट सचिव ने कोरोना वायरस को लेकर ताजा हालात की समीक्षा की। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी केंद्र और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और संबंधित मंत्रालयों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की हवाई अड्डों पर अनिवार्य स्क्रीनिंग की जा रही है। अब तक 6 लाख से ज्यादा यात्रियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। देश में हमने आइसोलेशन फैसिलिटीज़, क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ को क्रिएट करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। दवाओं के बारे में या जो भी आवश्यक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पर्याप्त जो है इंतज़ाम करके रखे हैं।
और देश में आप जानते हैं कि 6 लाख से ज़्यादा लोगों को एयरपोर्ट्स पर स्क्रीन किया जा चुका है। वहीं आज ईरान का एक विशेष विमान दिल्ली पहुंच रहा है। विमान में 300 भारतीयों के सैंपल होंगे और इनकी जांच कराई जाएगी। जांच में कोरोना वायरस नेगेटिव पाए जाने पर उसे अगली फ्लाइट से भारत लाया जाएगा। लेकिन अगर कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला तो उसे तब तक भारत आने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। ईरान में करीब 2000 भारतीय नागरिक फंसे हैं, जिनमें से अधिकतर कश्मीर में करगिल इलाके के रहने वाले हैं। वो धार्मिक यात्रा पर ईरान गए हुए थे। Trying to collect the samples, the sample swabs will be collected from our Indians there itself, and immediately on the first flight which comes to India, these swabs will be brought to India. They will be tested in India, and within a day we will come to know whether what type of infection or the safety standards we have to follow for the Indian passengers coming. इसके अलावा केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों में 31 मार्च तक बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी विश्वविद्यालयों को एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि कैंपस में बड़े जमावड़े से बचें। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 15 मार्च से 26 मार्च के बीच दिल्ली में होने वाली शूटिंग वर्ल्ड कप को कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से स्थगित कर दिया है। तो वहीं 21वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन को भी स्थगित कर दिया गया है। वहीं बीएसएफ ने कहा है कि कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर अटारी वाघा सीमा पर लोगों को बीटिंग रिट्रीट समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये निर्णय आज से प्रभावी होगा। कोरोना वायरस के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आज से आम लोगों के लिए बंद किया जाएगा। ये कदम सार्वजनिक रूप से लोगों के एक स्थल पर एकत्र न होने के लिए उठाया गया है। इस बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3500 तक पहुंच गई है। ये वायरस दुनिया के 90 देशों में फैल चुका है। चीन में इस वायरस से 28 और मौतों के बाद अब तक 3070 मौतें हो चुकी हैं। वहीं ईरान में कोरोना वायरस से अब तक 124 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 4747 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इसके साथ ही वेटिकन सिटी में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। इसके अतिरिक्त नीदरलैंड में एक 86 साल के बुजुर्ग की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। भूटान ने भी अपने यहां आने वाले सभी विदेशी नागरिकों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि मौजूदा समय में प्रशासन केवल कार्यान्वयन तक ही सीमित नहीं है, इसमें प्रबंधन और शासन की व्यापक अवधारणा शामिल है। उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। हैदराबाद में भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज के संकाय अध्यक्षों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नीतियों को प्रभावी कार्यक्रम में तब्दील कर जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रबंधन में कार्यान्वयन और निगरानी दोनों शामिल है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स बोथ इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग। गवर्नेंस कवर्स द होल आर्किटेक्चर फ्रॉम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन टू मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन. It also involves adopting a proactive approach and implementing the best practices. Just now we heard one lady professor was telling about Service Guarantee Act. The very fact that there is a need for Service Guarantee Act speaks of not having enough governance. Very simple, na? You may make so many pronouncements, but at the end of the day, unless services are delivered, the purpose is not achieved. That's why still India is going through this transformation, underdeveloped to developing. And if you want to become really a developed country, that is the area of focus. Delivery, service delivery, formulations, our implementations should focus on that. And for that, best practices. We have to learn from others' experience. We can't go on making our own this thing and then learn by mistakes and all. That's no longer this thing. You have to learn from others' experience. And particularly now the world is open. We are living in a global age.
उपराष्ट्रपति ने समावेशी विकास को नए भारत के निर्माण के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों को नागरिक केंद्रित और परिणाम संचालित नजरिए का पालन करना चाहिए, जो समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो। The real crux is how well we can translate policy into effective program and impactful delivery mechanism. This is what is required. Many of the countries are looking to India for training, for capacity building, for sharing of this knowledge. This is a positive thing. When I was visiting Africa and other countries, many people told, sir, we like India. One, they said, is about the culture. They very much respect our cultural values. Second is the capacity and caliber of our administration. The third thing is they talk about, of course, our cuisines. Our food is internationally famous now. Unfortunately, some of us are looking to their food, but they are looking to our food. Food is a major aspect. And also, as they were telling, even the cinema. Our Indian cinema is catching up. हैदराबाद स्थित भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना 1956 में हुई थी। ये देश के सिविल सेवकों, प्रशासक और प्रबंधकों की क्षमता विकास के लिए अग्रणी संस्थान के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। भारतीय स्टेट बैंक के प्रमुख रजनीश कुमार ने कहा कि संकटग्रस्त यस बैंक के पुनर्गठन के लिए बैंक को योजना का मसौदा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बैंक के अधिकारी मसौदा योजना का अध्ययन कर रहे हैं। रजनीश कुमार ने कहा कि एसबीआई संकट से जूझ रहे यस बैंक के 49% शेयर खरीद सकता है। इसके साथ ही बैंक की 2,450 करोड़ रुपए के निवेश की योजना भी है। उन्होंने दोहराया कि यस बैंक के खाताधारकों के पैसे को खतरा नहीं है और उनका पैसा सुरक्षित है। रजनीश कुमार ने कहा कि फिलहाल 50,000 की सीमा तय करने की वजह से यस बैंक के खाताधारकों को दिक्कतें जरूर हो रही हैं, लेकिन उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। We had informed through the stock exchange that SBI board has given in principle approval to explore the possibility of picking up a stake up to 49% in Yes Bank. And there are so from this perspective, as per the draft scheme, as per the board approval, now once we have completed our due diligence, we will go back to Reserve Bank of India with our comment. इस बीच यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय लाया गया है। इससे पहले कल राणा कपूर के मुंबई आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने राणा कपूर के खिलाफ धन शोधन कानून के तहत मामला भी दर्ज किया है। छापेमारी के दौरान ईडी ने यस बैंक से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला। इससे पहले यस बैंक संकट पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खाताधारकों को भरोसा दिया कि उनका पैसा सुरक्षित है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि संकट को दूर करने के बारे में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से ही रिजर्व बैंक की इस पर नजर है। 30 दिनों के भीतर यस बैंक का पुनर्गठन किया जाएगा। पुनर्गठन को लेकर रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य, विवाह और अन्य आपातकालीन मुद्दों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। Yesterday, on their request, we've given the clearance for bringing a moratorium onto the bank, which is for the next 30 days. The withdrawal limit has been capped. Supersession of the management, meaning the bank's board. Then an appointment of a administrator who happens to be a former chief finance officer of the State Bank of India. And then, even as we speak, they have put in a scheme for restructuring the bank. Already the RBI's website should be having it, and that scheme will be effected within the period of the moratorium, which means within 30 days. We expect that scheme to fully come into play so that depositors are not troubled for too long. As it is, I understand
they are putting through rigorous pain when a moratorium comes into play. But RBI has assured me that the restructuring plan, which is up now in RBI's website, will come into play within the moratorium period, within 30 days, that is. सरकार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने को तैयार है। सरकार ने अपनी 52.98% हिस्सेदारी बेचने के लिए शनिवार को बोलियां आमंत्रित की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। कानून मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर और 4 राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों को आयोग का पदेन सदस्य बनाया गया है। अधिसूचना में बताया गया है कि आयोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के प्रावधानों के तहत जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करेगा, जबकि परिसीमन कानून 2002 के प्रावधानों के मुताबिक असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में परिसीमन होगा। डीएमके के वरिष्ठ नेता के अनबझगन का निधन हो गया है। वो 97 साल के थे। 9 बार के विधायक रहे अनबझगन 43 सालों तक पार्टी के महासचिव रहे। बीमारी के कारण वो कुछ समय से सक्रिय राजनीति से दूर थे। डीएमके में प्रोफेसर के तौर पर पहचाने जाने वाले अनबझगन तमिलनाडु के वित्त मंत्री और लोक कल्याण मंत्री भी रहे। अनबझगन का पार्थिव शरीर को चेन्नई में स्थित उनके आवास पर रखा गया है। अनबझगन के निधन की वजह से पार्टी का झंडा 7 दिनों तक आधा झुका रहेगा। डीएमके के सभी कार्यक्रमों को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अनबझगन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि वे द्रविड़ आंदोलन के दिग्गज, तमिलनाडु के पूर्व मंत्री, विद्वान, राजनीतिज्ञ और डीएमके के महासचिव थे। उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन के चलते आग लगने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 1900 की तुलना में इस खतरे में 30% की बढ़ोतरी हो चुकी है। सदी के अंत तक यदि तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है तो ये खतरा मौजूदा स्तर से 4 गुना और बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों ने 2 अलग अलग मॉडल्स का इस्तेमाल कर फायर वेदर इंडेक्स तैयार किया है। ये इंडेक्स बताता है कि बढ़ती गर्मी के कारण आग लगने की आशंका में इजाफा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी हालिया आग के साथ साथ दुनिया के तमाम हिस्सों के जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं के आंकड़ों का भी विश्लेषण किया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक कार्यक्रम में हुई गोलीबारी में 32 लोग मारे गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। कार्यक्रम अफगानिस्तान के हजरा नेता अब्दुल अली माजरी की याद में आयोजित किया गया था। भारत ने काबुल में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंक के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना चाहिए। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब हाल में अमेरिका और तालिबान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिससे देश में अमेरिकी बलों की वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। समझौते के बाद अफगानिस्तान में हुआ ये सबसे बड़ा हमला है। आतंकी संगठन आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। नमस्कार।